ऐतिहासिक स्रोतों को पढ़ रहे थे, साहित्यिक स्रोतों को हम देख रहे थे। प्राचीन इतिहास के जो स्रोत हैं जिससे प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है, परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में जो बहुतायत में पूछे जाते हैं। तो जैन धर्म तक हमने पढ़ा था, राजतरंगिणी देखा था क्योंकि वहाँ से प्रश्न अक्सर आता है, उसके बारे में विस्तृत विवरण हमने देखा था। अब जीवन चरित्र आज हम इतिवृत्त से शुरू करेंगे। गुप्त काल के बाद का इतिहास जानने के लिए राज कवियों के द्वारा लिखे गए जीवन चरित्र इतिवृत्त महत्वपूर्ण हैं। देखिए, इतिवृत्तों की बात करें तो जीवन चरित्र पहले भी लिखे गए, लेकिन ऐतिहासिक वर्णन जिसमें है, तत्कालीन इतिहास का विशद विवरण किया गया है, ऐसा जीवन चरित्र जो पहला था वो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया हर्षचरित था। तो बाणभट्ट द्वारा 7वीं सदी में रचित हर्षचरित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया पहला जीवन चरित्र है। इसमें हर्ष की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। विभिन्न जो जीवन चरित्र हैं, किसने लिखा, किस राजा संबंधित है, तो गौड़वाहो ये वाकपति इसके लेखक हैं। कन्नौज नरेश यशोवर्मन पर है ये। विक्रमांक देव चरित्र विल्हड़ ने लिखा है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य छठवें जो थे विक्रमादित्य उनके ऊपर है। रामचरित संध्याकर नंदी की है। रामपाल जो बंगाल का शासक था उसके ऊपर है। कुमारपाल चरित्र हेमचंद सूरी ने लिखी है, इसी कुमारपाल पे जो कि गुजरात का शासक था। द्वयाश्रय काव्य हेमचंद द्वारा लिखी गई है, ये भी कुमारपाल पर ही आधारित है, गुजरात का शासक था। तो हेमचंद के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई, कुमारपाल चरित्र और द्वयाश्रय काव्य। पद्मगुप्त ने नौ साहसांग चरित्र लिखा सिंधुराज के ऊपर। वहीं जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान के ऊपर। नाट्य शास्त्रों की बात करें तो ऋग्वेद के संवाद सूत्र से भारतीय नाटकों का उद्भव माना जाता है, कि भारतीय नाटक जो जन्म हुआ भारतीय नाटकों का संवाद सूत्र ऋग्वेद से हुआ। उसका विकास सबसे ज़्यादा जो हुआ है, अर्थात लोक नाट्यों का विकास जो हुआ है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र हुआ है। तो भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र इस विधा का प्राचीनतम ग्रंथ है। बॉलीवुड में आप जो विभिन्न मुद्राएं देखते हैं, शोक का या अन्य जो कलाएं, या फिर सबसे महत्वपूर्ण आप जो रंगमंच देखते हैं, जो थिएटर कला देखते हैं, वो यहीं से इसी पर आधारित है। इसके बारे में विशद विवरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में है। नाटक संबंधी प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य रामगढ़ की, पुरातात्विक की बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ जो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में स्थित जोगीमारा गुहा लेख है। अर्थशास्त्र जोगीमारा की गुफा में ये लेख जो लिखे गए हैं वो प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य हैं भारतीय नाट्य कला के। अर्थशास्त्र में नाट्यशालाओं एवं कलाकारों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, चाणक्य का है। चोल शासक कुलोत्तुंग द्वारा एक नानाविद्य नाट्यशाला का निर्माण भी कराया गया था। किसके द्वारा? चोल शासक कुलोत्तुंग द्वारा। अश्वघोष द्वारा रचित सारीपुत्र प्रकरण को, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा, प्रथम संस्कृत नाटक माना जाता है। वहीं विशाख दत्त रचित नाटक मुद्रा राक्षस से मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। राक्षस जो था वो नंद साम्राट का महामात्य था। मुद्रा राक्षस इकलौता नाटक है जिसमें नायिका नहीं है। पूछेगा कौन सा ऐसा नाटक है इसमें नायिका नहीं है, तो मुद्रा राक्षस। हर्ष द्वारा भी क्रमशः प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये 3 नाटक लिखे, पूछता भी है। हर्ष द्वारा ही सबसे पहले गर्भ नाटक और प्रणय नाटकों की शुरुआत की गई रंगमंच में। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के नाटक मत्त विलास प्रहसन में बौद्धों एवं कापालिकों का मजाक उड़ाया गया है। तो ये महेंद्र वर्मन का नाटक था मत्त विलास प्रहसन, जिसमें बौद्धों और कापालिकों दोनों का मजाक उड़ाया गया, उनके वेशभूषा का, उनके रहन सहन का, उनके सिद्धांतों का। विभिन्न लेखक नाटक संबंधी किस किस नाटक की रचना की, तो भास ने स्वप्नवासव दत्त बालचरित, अश्वघोष ने सारीपुत्र प्रकरण, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, शूद्रक ने मृक्षकटिकम, कालिदास ने मालिकाग्निमित्रम, विक्रमोवर्षीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, भवभूति ने मालती माधव, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, राजशेखर ने बाल रामायण, कपूर मंजरी, ये सभी नाटकों की रचना की। वास्तुशास्त्र की बात करें तो अथर्ववेद के शाला सूक्त में गृह निर्माण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। शाला सूक्त किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। दीर्घ निकाय, चुल्लबग और जातक कथाओं, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा। स्थापत्य कला संबंधी जानकारी भी मिलती है। चालुक्य शासक
सोमेश्वर तृतीय द्वारा मानसोल्लास की रचना की गई। इसे मानसर के नाम से भी जाना जाता है। चोल एवं होयसल वास्तुशैली का यह मानक ग्रंथ माना जाता है। परमार भोज की सम्रांगण सूत्रधार। परमार भोज की सम्रांगण सूत्रधार पूछता है, चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय की मानसोल्लास या मानेसर व भट्ट भुवन देव की अपरित पृच्छा अन्य महत्वपूर्ण वास्तुशास्त्रीय ग्रंथ हैं जिसमें वास्तुशास्त्र का विवरण मिलता है। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत की बात करें तो विदेशियों के वृत्तांतों का विवेचन 3 वर्गों में किया जा सकता है। किसमें? यूनानी और रोमन लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। इनको हम आइए एक एक करके देखते हैं। यूनानी और रोमन लेखक में अगर बात करें तो यूनानी व रोमन इतिहासकारों के वर्णनों को सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में भी बांटकर देखा जाता है। सिकंदर से पहले के और सिकंदर के समकालीन। तो सिकंदर के पूर्व के वर्णन में देखें तो सबसे प्राचीन यूनानी रोमन वृत्तांत हेरोडोटस एवं टेसियस के हैं। हेरोडोटस जिसको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हेरोडोटस के अनुसार भारत ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत था। वह यहाँ से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में मिलता था। ये इसने वर्णन किया है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी, इसीलिए इसे इतिहास का पिता, इतिहास का जनक कहा जाता है। वहीं स्काईलैक्स जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था, पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत में अपने कदम रखे थे। पहला ज्ञात यूनानी है जिसने भारत में अपने कदम रखे थे। वह पारसीक शासक दारा के समय, दारा के ही निर्देश पर, उसके कहने पर ही सिंधु नदी के छोर की तलाश में भारत आया था। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। टेसियस के बारे में जहां हमने अभी पॉइंट देखा था, कौन था ये? ईरानी राजवैद्य था। हिकेटियस ने पेरियोडोस जेस नामक पुस्तक में भारत संबंधी अपने वर्णन लिखे हैं। तो हिकेटियस ये जिसको भूगोल का भी पिता कहा जाता है, हालांकि आधुनिक भूगोल का पिता जो है इरेटोस्थनीज है, लेकिन हिकेटियस को भूगोल का पिता माना जाता है। इसने पेरियोडोस जेस नामक पुस्तक में भारत संबंधी अपने वर्णन लिखे हैं। सिकंदर के समकालीन जो यूनानी लेखक थे, तो सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार कौन कौन थे इनके बारे में पूछता है। निरयाकस, यह जल सेनाध्यक्ष था। आनेसिक्रेटस, यह सिकंदर का जीवनीकार था। और तीसरा अरिस्टोबुलस, इसने हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखी थी। तीनों के नाम आप याद रखिएगा। सिकंदर के साथ कौन कौन आया था? तो निरयाकस जो कि जल सेनाध्यक्ष था। कौन था पूछेगा, इनमें से जल सेनाध्यक्ष कौन था? निरयाकस। आनेसिक्रेटस दूसरा था जो कि सिकंदर का जीवनीकार था। तो पूछेगा सिकंदर का जीवनीकार कौन था? आनेसिक्रेटस। तीसरा अरिस्टोबुलस, इसी ने हिस्ट्री ऑफ वार नामक पुस्तक लिखी थी। इसने वार के बारे में बताया था। वार का जो स्ट्रेटजी है इसके बारे में भी डिस्कस किया था, जिसका मैकियावाली ने विशद जो विवरण लिखा है। चाणक्य ने भी युद्ध नीति का विशद वर्णन किया है। यूनेनीस नामक लेखक सिकंदर का समकालीन था। क्लीटारकस डिनान का पुत्र था जो सिकंदर के साथ भारत आया था। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यूनेनीस भी सिकंदर का समकालीन था। क्लीटारकस ये डीनान का पुत्र था जो सिकंदर के साथ भारत आया था। तो क्लीटारकस भी सिकंदर के साथ आया था भारत, इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। सिकंदर के पश्चात जो यूनानी रोमन लेखक थे कौन कौन थे? तो सिकंदर के पश्चात मौर्य साम्राज्य एवं उनके यूनानी समकक्षों के मध्य राजदूतों के आदान प्रदान की परंपरा रही। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान, एक दरबार से भेजे जाते थे, दूसरे दरबार से मंगाए जाते थे। तो राजदूतों का आदान प्रदान की परंपरा रही, जिसके वृत्तांत महत्वपूर्ण है। जैसे मेगास्थनीज, इसको सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसी की पुस्तक है इंडिका। यह भारत आने वाला पहला राजदूत था। कौन? मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला राजदूत था। सीरिया के शासक सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कांधार या आर्कोसिया से ये आया था। इंडिका अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है। यह अन्य लेखकों जैसे स्ट्रेबो, प्लिनी, प्लूटार्क आदि की रचनाओं में उद्धरणों के रूप में मिलती है।
इसमें बहुत सारी अतिशयोक्तियाँ भी हैं और बहुत सारी गलत बातें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना चाहिए, नहीं तो इस इंडिका जो पुस्तक है इसका जो इतिहास की दृष्टि से जो महत्व है वो कम हो जाएगा। डॉक्टर स्वानवेक द्वारा 1846 ईस्वी में इन उद्धरणों का संग्रह कर उन्हें प्रकाशित कराया गया। डायमेकस की बात करें तो यह सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत था। कौन? डायमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार उसके दरबार में आया था। स्ट्रेबो इसके वर्णन को पूर्णतः अविश्वसनीय और असत्य बताता है। किसके? डायमेकस के वर्णनों को। कौन? स्ट्रेबो पूर्णतः अविश्वसनीय और असत्य बताता है। डायोनेसियस, यह मिस्र के टालमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायोनेसियस। क्लासिकल लेखकों की बात करें तो डियोडोरस सिसिलस प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में ये उस समय का लेखक है। इसकी पुस्तक जो थी बिब्लियोथिका हिस्टोरिका, इसका जन्म इटली के सिसिली में हुआ था। इसने मेगास्थनीज से प्राप्त विवरण के आधार पर भारत के बारे में लिखा है। इसकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, बिब्लियोथिका हिस्टोरिका। किसकी पुस्तक थी? डियोडोरस सिसिलस की। स्ट्रेबो जिसके बारे में अभी हमने देखा, इसकी पुस्तक जियोग्राफी थी। आ चुका है मिलान करने के लिए। स्ट्रेबो ने सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने और चंद्रगुप्त की महिला अंगरक्षकों का उल्लेख किया है। किसने? स्ट्रेबो ने। स्ट्रेबो ने पेट्राक्लीज के लेखन को विश्वसनीय एवं डायमेकस और मेगास्थनीज को पूर्णतः झूठा कहा है। स्ट्रेबो ने किसको किसको? पेट्राक्लीज के लेखन को विश्वसनीय कहा है। डायमेकस और मेगास्थनीज को पूर्णतः झूठ कहा है। मेगास्थनीज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मेगास्थनीज ने कहा था यहाँ दास प्रथा नहीं है। इसके अलावा कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ता है। यहाँ तक कहता है कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। जबकि बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं, जैसे कार्टियस ने बताया है कि भारत में पेड़ों की छाल लिखने के काम आती है। हमारे कई पुराणों में भी इसका वर्णन है, भोजपत्र से लिखने का। तो उसने कहा था कि भारतीयों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो इन सब चीज़ों का उदाहरण देकर के स्ट्रेबो कहता है कि भैया ये दोनों जो है झूठ के पुलिंदे कुछ भी लिख दिए हैं। बहुत सारी चीज़ें मेगास्थनीज की ऐसी हैं जिस पर जो है आपत्तियां की जाती हैं, लेकिन विशद विवरण में देखा जाए तो इनकी संख्या बहुत ही कम है। लेकिन हाँ, ये अतिशयोक्तियाँ कुछ ज़्यादा ही बड़ी मिस्टेक्स हैं, जिन पर ज़रूर विचार करते हैं इतिहासकार। जब भी कोई विवादास्पद चीज़ होती है तो उसमें मेगास्थनीज के इंडिका को कम महत्व दिया जाता है, अर्थशास्त्र और अन्य समकालीन रचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जो डायमेकस है उसने कुछ और ही ज़्यादा लिख दिया है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, हास्यास्पद रहेगा। जैसे उसने कहा था कि भारत में चींटियाँ सोना खोदती हैं और उसकी त्वचा जो है चीते की त्वचा जैसी होती है। ये चीज़ मेगास्थनीज ने लिखी और आश्चर्य है कि यही चीज़ डायमेकस ने भी लिखी थी। फिलहाल दोनों में कोई सत्यता नहीं थी, आप भी जानते हैं। प्लिनी जेस्ट या प्लिनी द एल्डर जिसको कहा जाता है, 23 से 79 ईस्वी। पुस्तक इसकी कौन थी? नेचुरल हिस्टोरिका, नेचुरल हिस्ट्री भी आता है, मिलान के लिए आ चुका है। यह लैटिन भाषा में लिखित विश्वकोश है। प्लिनी कहता है कि रोम भारत से व्यापार करके प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स का अपव्यय कर रहा है। क्या कहता है? कि रोम भारत से व्यापार करके प्रतिवर्ष 10 करोड़ सेस्टर्स का अपव्यय कर रहा है। प्लिनी ने भारत को रत्नों की जननी कहा है। किसने? प्लिनी ने। एरियन के बारे में बात करें तो इसकी पुस्तक है एनाबेसिस और दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है इंडिका। अर्थात मेगास्थनीज नहीं रहेगा, अगर ऑप्शन में एरियन रहेगा तो एरियन लगा दीजिएगा। एरियन ने भी इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। इसने सिकंदर के अभियान का विशद विवरण किया है। इसने निरयाकस, टॉलमी, एरिस्टोबुलस एवं एरिस्टोस्थनीज के वर्णों के आधार पर अपनी रचना लिखी है। तो इसके वर्णों का जो आधार है निरयाकस, टॉलमी, एरिस्टोबुलस और एरिस्टोस्थनीज या इरेटोस्थनीज के जो वर्णन है उसके आधार पर इसने अपनी रचना लिखी है। टॉलमी जो दूसरी शताब्दी ईस्वी का था, इसने पुस्तक लिखी ज्योग्राफी। इसने भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र भी तैयार किया। तो पूछता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र
सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो टॉलमी ने। जस्टिन, इसकी पुस्तक एपिटोम पूछ चुका है कई परीक्षाओं में। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन ने डाकुओं का क्या कहा था? गिरोह कहा था। उसने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 60,000 हाथियों की सेना लेकर पूरे भारत को कुचल दिया था। प्लूटार्क, इसकी पुस्तक पैरेलल लाइव्स, लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये दोनों इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को किसने एंड्रोकोटस कहा है? प्लूटार्क ने। इसकी महत्वपूर्ण जो पुस्तक है पैरेलल लाइव्स हैं, जिसके आधार पर कई ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक इसकी नहीं है, लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, अभी तक पूछी नहीं गई किसी परीक्षा में। इसने युवा चंद्रगुप्त की सिकंदर से भेंट का उल्लेख किया है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक थे। कॉस्मोस एक अगला लेखक, इसकी जो पुस्तक थी क्रिश्चियन टोपोग्राफी। कॉस्मोस यूनानी लेखक था जिसने भारत आकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। पूछेगा कौन सा यूनानी लेखक था जो भारत आकर बौद्ध धर्म अपना लिया जिसने? तो ये था कॉस्मोस। इसने भारत श्रीलंका संबंधों का वर्णन किया है। पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी, जिसका कि लेखक अज्ञात है, कई बार आपने पढ़ा होगा। इसे समुद्री व्यापारियों के लिए गाइड बुक माना जाता है। इसमें कई समुद्री रास्तों का जिक्र है। इसमें भारत द्वारा विदेशों से चांदी आयात करने का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है इस पुस्तक में, हालांकि इसके लेखक अज्ञात हैं। इसमें भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची भी मिलती है, किस किस वस्तु का निर्यात किया जाता था भारत से। चीनी यात्रियों के वृत्तांत, सबसे पहले वृत्तांतों की बात करें चीनी यात्रियों की तो शुभा चीन या शुमा चीन जिसको कहते हैं, भारत के बारे में लिखने वाला पहला चीनी लेखक था। चीनी यात्रियों द्वारा भारत को यिन तू कहा गया, पहले ही वीडियो में देखा था हमने परिचय में। प्रमुख चीनी यात्री जो थे फाहयान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त जो राजा था उसके शासनकाल में आया था, हालांकि मुलाकात इससे नहीं हुई थी उसकी। तो फाहयान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में 402 ईस्वी में भारत आया था। यह उत्तर पश्चिम के स्थल मार्ग से आया था और जलमार्ग से वापस गया था। देखिए फाहयान और ह्वेनसांग की यात्रा मार्ग में अंतर है, पूछ सकता है। फाहयान कैसे आया था? स्थल मार्ग से आया था, उत्तर पश्चिम के रास्ते से जलमार्ग से वापस गया था, कई देशों से होते हुए। लेकिन ह्वेनसांग जो है वो जो रेशम मार्ग है, सिल्क रोड है, उससे आया था और सिल्क रोड से ही वापस गया था। दोनों का यात्रा मार्ग में अंतर है, याद रखिएगा, आ सकता है। इसका उपनाम कुंग था। और हाँ एक बात और है, ह्वेनसांग दक्षिण नहीं, फाहयान दक्षिण भारत नहीं गया था, लेकिन ह्वेनसांग घूमा था, खूब बलभर घूमा था, पश्चिम पूर्व कश्मीर भी गया वो ह्वेनसांग, दक्षिण भारत भी गया, वो बहुत घूमा था। ये उत्तर भारत तक ही सीमित था, मध्य देश मुख्यतः रहा, ये दक्षिण भारत नहीं जा पाया था। इसका जो उपनाम था कुंग था। फाहयान अपने वृत्तांत में तत्कालीन शासक विक्रमादित्य का कोई भी उल्लेख नहीं करता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का। वह भारत में लगभग 14 वर्ष रुका था, जिसमें वह मध्य देश में 6 वर्ष रहा। पाटल मध्य देश में उस समय देखिए वर्तमान उत्तर प्रदेश, उस समय मध्य देश कहा जाता था। मध्य प्रदेश का भी कुछ स्थान इसमें आता था, मैक्सिमम जो था, और सबसे बड़ा ये प्रदेश था। आर्यावर्त के बाद दूसरा स्थान इसी का था। फाहयान के अनुसार राजा मृत्युदंड नहीं देता था। किसके अनुसार? फाहयान के अनुसार। फाहयान सर्वप्रथम विदेशी यात्री था जिसने चांडालों का एवं विनिमय माध्यम के रूप में कौड़ियों का उल्लेख किया है। फाहयान सर्वप्रथम विदेशी यात्री था, केवल चीनी नहीं, सर्वप्रथम विदेशी यात्री जिसने चांडालों का जिक्र किया है और विनिमय माध्यम के रूप में कौड़ियों का उल्लेख किया है। उसने दक्षिण भारत की यात्रा नहीं की थी, लेकिन उसका दक्कन और कबूतर मठ का जो विवरण है वो मात्र गपशप है, ठीक है, उसमें सच्चाई नहीं है। सुंगयुन या संयुगन भी इसका कहीं कहीं नाम मिलता है। यह 518 ईस्वी में आया था। इसने मिहिर कुल की राजधानी गांधार को बताया था। किसने? संयोगन ने। ह्वेनसांग, युआन च्वांग या श्वैन जंग भी इसका नाम कहीं कहीं मिलता है।
इसे तीर्थ यात्रियों का राजकुमार एवं वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नालंदा में उसे सर्वोच्च विद्वान की उपाधि मोक्षदेव से सम्मानित किया गया था। क्या कहा जाता था इसको? मोक्षदेव। उसकी पुस्तक का नाम सी यू की था। ठीक है। फाहियान का क्या था? फो क्यों की यात्रा विवरण। इसका यात्रा विवरण किसमें है? सी यू की नाम से है। उसके शिष्य हुई ली ने उसकी जीवनी लाइफ ऑफ वेन्सवांग लिखा। किसने? हुई ली ने। पूछता है। इसमें लगभग 138 देशों के विवरण हैं। इसने अर्थात वेन्सवांग ने शूद्रों को कृषक बताया है और भारत को ब्राह्मणों का देश कहा है। वेन्सांग द्वारा अश्वघोष, नागार्जुन, कुमारजीव एवं देव को संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियां बताया गया है। इनसे बड़ा प्रभावित था ये। उसने नालंदा, बोधगया एवं तिलोदक बिहार का वर्णन किया है, यात्रा भी की यहाँ की। वह हर्ष के काल में नालंदा रहा था, लेकिन नालंदा में हर्ष से वो कभी नहीं मिला। वह हर्ष को शिलादित्य कहता है। कामरूप के शासक भास्कर वर्मन ने उसे कन्नौज में हर्ष को सौंपा था। कहानी बड़ी विचित्र है। कामरूप का शासक नालंदा से कहता है कि मुझे वेन्सांग चाहिए। बड़ा प्रभावित। देखिए, वेन्सांग आया भारत में, बड़ी चर्चा हो गई थी उस समय। फ़ोन और कंप्यूटर, इंटरनेट नहीं था तब भी। पूरे भारत में फेमस हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था। ठीक है। और उस समय लोग क्या करते थे? विद्वानों की पूजा करते थे। विद्वान चाहते थे हमारे दरबार विद्वान हो, हमारे दरबार में एक से एक संगीतकार हों। तभी नवरत्न आप आगे देखते हो, अष्टदिग्गज, नवरत्न, ये सब सुनने को मिलता है। ये हमेशा से परंपरा रही है। तो भास्कर वर्मन इसको बुलाता है और कहता है अगर नहीं भेजोगे तो हम अपनी सेना लेकर के नालंदा को कुचल देंगे, शमशान बना देंगे। तो फिर अंततः जो है इसको भेजना पड़ता है, हो जाता है। इसी तरह हर्ष भी इसको मंगवाता है। तो भास्कर वर्मन कहता है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन वेन्सवांग को नहीं देंगे। तो इतना मतलब सम्मान, इतना प्रेम हो चुका था इसको। लेकिन अंततः हर्ष नाराज हो गया। कामरूप के भास्कर वर्मन ने सोचा कि भैया दुश्मनी लेना सही नहीं है, चलो हम ही पहुंचा देते हैं। तो ये खुद ही उसे कन्नौज में ले आया, हर्ष को सौंपा था। हालांकि हर्ष से उसकी जो पहली मुलाकात हुई थी वेन्सवांग की, वो कजंगल में हुई थी। ठीक है। वेन्सांग ने कारकोट शासक दुर्लभ वर्धन के समय, कश्मीर एवं पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के समय कांची की यात्रा की थी। पूछेगा वेन्सांग कश्मीर गया? बिल्कुल गया। दक्षिण भारत गया अर्थात कांची गया? बिल्कुल गया। किसके समय गया? तो कश्मीर कारकोट शासक दुर्लभ वर्धन के समय गया। और दक्षिण भारत अर्थात कांची गया वो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन, जिसको मामल्ल भी कहा जाता है। क्यों? मामल्ल शैली जो वास्तुकला शैली है उसका ये विकास करता था, तो मामल्ल भी इसको कहा जाता है। तो नरसिंह वर्मन के समय उसने कांची की यात्रा की थी। वह सिल्क मार्ग से भारत आया था और सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? कपिशा पहुंचा था। पूछा गया है प्रश्न। उसी से होते हुए वापस भी लौटा चाइना। वो भारत में वह लगभग 13 वर्ष तक रहा, जिसमें 6 वर्ष नालंदा में रहा, जहाँ कुलपति जो नालंदा के कुलपति थे शीलभद्र थे, उनसे योगाचार्य की इसने दीक्षा ली। अपनी यात्रा में वह महाराष्ट्र, सिंध, बंगाल, उड़ीसा और कामरूप गया। तो आप देख रहे हैं पश्चिम से लेकर पूर्व तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक खूब घूमा। इसीलिए यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इसको। कश्मीर पहुंचने के समय वहां का शासक कारकोट वंशी दुर्लभ वर्धन था, जिसने उसका भारी सम्मान किया। कश्मीर में वह 2 वर्ष तक रुका। वह 641-42 ईस्वी में दक्षिण भारत पहुंचा। दक्षिण में वह पल्लवों की राजधानी कांची गया, जहां उस समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन का शासन था। वह पांड्य देश को मालकुट कहता है। किसको? पांड्य देश को। लेकिन पांड्य देश जाता नहीं है वो। ठीक है। उसके बारे में सुनता है, अध्ययन करता है, उसको कहता है मालकुट। वेन्सांग का भारत में समुद्री डाकू, अब देखिए इसका डाकू से मुकाबला हुआ था। ये भी प्रश्न शायद किसी परीक्षा में पूछा गया है, यूपीएससी में, या फिर मुझको याद नहीं आ रहा है। तो इसको देखिए डाकू भी मिले थे, इसको लूटे भी थे, इसका अपहरण उठा ले गए थे इसको। और 2 बार ऐसा हुआ था, एक बार पंजाब में, एक बार उत्तर प्रदेश में इसको लूटा गया था। तो वेन्सांग का भारत में समुद्री डाकुओं ने गंगा तट पर अपहरण कर लिया था। उसे भारत में 2 बार चोर या डाकुओं के भय का सामना करना पड़ा। शाकल
अर्थात पहला शाकल पंजाब में और दूसरा अयोध्या उत्तर प्रदेश में। प्राचीन भारतीय स्थानों की पहचान के लिए कनिंघम महोदय ने, अलेक्जेंडर कनिंघम की बात हो रही है, भारतीय पुरातत्व के जनक जिनको माना जाता है, इन्होंने ह्वेनसांग की यात्रा विवरण को ही आधार बनाया है। वह भारत गुप्त रूप से आया था। कौन? ह्वेनसांग। काहे गुप्त रूप से आया था? क्योंकि उस समय जो चीनी शासक था उसका ऑर्डर था भैया कि कोई भी विदेशी धरती पर नहीं जा सकता, तो ये गुप्त रूप से भारत आया था। लेकिन जब चाइना लौटा तो इसका भव्य स्वागत उसी राजा ने, चाइना के राजा ने किया था। वांग श्वांस या वंग हुएनसे, यह 3 बार भारत आया था। अब ध्यान रखिए, इसी क्रम में याद रखिएगा आप। चीनी यात्री पहले से लेकर आखिरी, ये क्रम से मैं बता रहा हूँ, इसी क्रम से पूछता है कौन पहले आया कौन बाद में आया, कालक्रमानुसार सजाइए। तो वांग श्वास ये 3 बार भारत आया। उसकी रचना डायरी शैली में लिखित जौगंतिया जहू गुओ किंग है। किसकी रचना है? वांग श्वास की। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपनी पहली यात्रा में वह हर्ष के दरबार में आया था। तो ये भी हर्ष के दरबार में आया था। इत्सिंग, यह 7वीं शताब्दी के अंत में समुद्री मार्ग से भारत आया था, सबसे अंत में। इसने नालंदा में 10 वर्षों तक 400 संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया। इत्सिंग ने भारत को आर्य देश कहा है। इनसे श्रीगुप्त द्वारा मृगा शिखावन में चीन का मंदिर बनवाए जाने का इसी ने उल्लेख किया। इसने श्रीगुप्त द्वारा मृग शिखावन में चीन का मंदिर बनवाए जाने का उल्लेख किया है। इसके बाद जो आता है मतवालिन आता है, ये भी चीनी लेखक है। इसने हर्ष के पूर्वी अभियानों का वर्णन किया है। हर्ष के जो पूर्वी अभियान थे, खासकर बंगाल की साइड जो थे। मतवालिन ने चालुक्य शासक विनयादित्य एवं विजयादित्य के चीन के साथ सांस्कृतिक एवं कूटनीतिक संबंधों का उल्लेख किया है। इसके अनुसार सम्राट हर्ष ने चीनी सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी। मतवालिन कहता है ऐसा कि हर्ष ने चीनी सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली थी। चाओ जू कुआ, यह लगभग 1225 ईस्वी में मध्यकाल में यह भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम चू फान ची है। इसमें मध्यकालीन चोल न्याय व्यवस्था एवं समाज का उल्लेख मिलता है। चीनी वृत्तांत एक बार फिर देख लेते हैं। फायान 399 414 ईस्वी के आसपास का। फोक्यो की इसका वृत्तांत है। संयुगन 518 से 521 ईस्वी। मूल वृत्तांत नष्ट हो गया इसका, यद्यपि लोयांग जी लांजी नामक ग्रंथ में इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसके बाद ह्वेनसांग 629 से 645 सी यूकी में इसका वर्णन है। हुई ली जिसने लाइफ ऑफ ह्वेनसांग लिखा था, ह्वेनसांग का जीवनीकार इसका शिष्य था, इसका मित्र था। वांग श्वास इसके बाद 643, 647 और 657 3 बार ये भारत आया था। जौगंतिया जुहुगुओ किंग इसका जो यात्रा विवरण है इसमें इसके बारे में पता चलता है। इसके बाद इत्सिंग आया 671 ईस्वी में। अ रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन इसने लिखा है। और चाओ जू कुआ 1225 ईस्वी में मध्यकाल में आया था। चू फान चीन इसकी यात्रा विवरण का नाम है। अरबी लेखक 8वीं शताब्दी से, अब देखिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अरबी लेखक कल देख लेंगे, या फिर आइए देख ही लेते हैं। अरबी लेखक भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके यात्रा विवरण, इनके किताबों के बारे में पूछता है। तो 8वीं शताब्दी से अरबी लेखकों ने भारत के विषय में लिखना आरंभ किया। इब्न खुर्दादब, ये इसके बारे में अगर बात करें 9वीं शताब्दी का लेखक था। इसकी पुस्तक किताब अल मसालिक वल ममालिक, मार्गों एवं राज्यों की पुस्तक इसको कहा जाता है। इसने भारतीय समाज में जातियों की संख्या 7 बताई है। इसमें भारतीय राज्यों एवं व्यापारिक मार्गों का वर्णन मिलता है। सुलेमान अल ताजिर 851 ईस्वी, इसकी पुस्तक सिलसिलत अल तवारीख थी। यह अमोघ वर्ष और मिहिर भोज के समकालीन था। इसने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु बताया है। अल मसूदी 10वीं सदी में आया भारत। पुस्तक इसकी थी मुरजज जहाब व मादिन अल जवाहिर। ठीक है, किसकी पुस्तक थी? अल मसूदी की।
इसे अरब का हेरोडोटस भी कहा जाता है। इसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजर, प्रतिहार शासक महिपाल को बऊर एवं राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय को बलहर कहा है। इसने मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। इसके अनुसार अरबों को जब भी प्रतिहारों के आक्रमण का भय होता है तो वे सूर्य मंदिर को तोड़ने का भय दिखाकर अपनी रक्षा करते थे। इसने पान का विस्तृत विवरण भी दिया है। अलबरूनी, इसकी पुस्तक तहकीके हिंद या किताबुल हिंद भी जिसको कहा जाता है, अलबरूनी ने लिखी थी। एडवर्ड सचाऊ के अनुसार यह महमूद गजनवी का समकालीन था। गजनवी ने उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त किया था, यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया है। यह पहला मुस्लिम विद्वान था जिसने संस्कृत सीखी और हिंदू धर्म ग्रंथों का या पुराणों और भगवद गीता का अध्ययन किया। पहला अरबी लेखक था या मुस्लिम विद्वान था। अलबरूनी ने भारतीय लेखन कला का भी उल्लेख किया है। दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों एवं उत्तर भारत में तुज की छाल का प्रयोग लेखन के लिए किया जाता था। इसके विवरण में ये दिया गया है। इसने सिद्ध मातृका लिपि एवं बौद्धों की मौक्षिकी लिपि का भी उल्लेख किया है। तहकीके हिंद का सर्वप्रथम अनुवाद सचाऊ द्वारा जर्मन भाषा एवं बाद में उसी के द्वारा ही अंग्रेजी में भी किया गया। शांताराम के द्वारा वर्ष 1926 में इसका पहला हिंदू अनुवाद एवं सैयद असगर अली ने इसका प्रथम उर्दू अनुवाद किया। हालांकि ये जानना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो एक बार फिर देख लेते हैं लेखक इब्न खुर्दादब, इनकी पुस्तक किताबल मसालिक वल ममालिक, जिसमें मार्गों के बारे में पता चलता है। सुलेमान सिलसिलत अल तवारीख, अलबरूनी तहकीके हिंद या किताबुल हिंद, अल मसूदी मुरज अल धहाब, मिनहाजुद्दीन सिराज तबकाते नासिरी, ये मोहम्मद गोरी के बारे में काफ़ी विवरण इसमें मिलता है। इब्न बतूता ने रहला लिखी थी, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। अल इस्तिखारी किताबुल मसालिक वल ममालिक इसने लिखी थी। अल बलादुरी फुतुह अल बुल्दान इसने लिखी थी। अल इदरीसी नुज़हत अल मुश्ताक इसने लिखी थी। अन्य परीक्षापयोगी तथ्य, अरब यात्री अबू जैद हसन ने 916 ईस्वी भारत में सती प्रथा का उल्लेख किया है कि भारत में सती प्रथा है। यह पुरुषों के भी सती होने की चर्चा करता है। कौन? अरब यात्री अबू जैद हसन कहता है पुरुष भी जिस तरह स्त्रियां सती होती हैं पति के मर जाने पर, इसी तरीके से पति भी सती होता है स्त्री के मृत्यु हो जाने पर। यह पुरुषों के भी सती होने की चर्चा करता है। मिनहाजुद्दीन जुज्जानी, जिसको मिनहाजुद्दीन सिराज कहते हैं, इसके द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासिरी में मोहम्मद गौरी के भारत पर विजय अभियानों का वर्णन मिलता है। अभी हमने चर्चा की थी। अरबी ग्रंथ चचनामा में अरबों द्वारा सिंध पर विजय का वर्णन है। किसमें? चचनामा में। अबू बकर कूफी द्वारा इसका फारसी अनुवाद किया गया था चचनामा का। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ ने कंग्युर एवं तंग्युर नामक ग्रंथों की रचना की थी 12वीं सदी में। तो अब पुरातात्विक स्रोतों, अब साहित्यिक स्रोत खत्म हो गया। पुरातात्विक स्रोतों के बारे में कल चर्चा करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।